एंगल ये चैप्टर देखने वाले हैं जो 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए ये वीडियोस हैं। इसमें हम लाइंस और एंगल ये चैप्टर देखने से पहले 10 to 15 मिनट आपका बेसिक ले लेता हूँ, जिससे आप लोगों को लाइंस और एंगल एक्चुअली होता क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। और ये होने के बाद में फिर हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिससे आपको डायरेक्टली सब प्रैक्टिस सेट समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं लाइन और एंगल्स में, आपको इसमें पता होगा लाइन्स यानी क्या होती है ना। ये सब आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें लाइन, रे, एंगल, वर्टाइसेस, एंगल वगैरह इस सब के सब आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। इसके लिए वो सब आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद में हम डायरेक्टली लाइंस और एंगल होता क्या है वो हम डायरेक्ट बेसिक स्टार्ट करने के बाद में डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको समझने के लिए स्टार्टिंग तो एंडिंग तक आप देखते रहिए, जिसमें आपको जरूर ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लाइंस और एंगल्स होता क्या है। तो देखो, लाइंस ऐसा होता है जिसमें रे हो गया, जिसमें एंगल्स हो गया, वर्टाइसेस हो गया, दो लाइन जो मिल गई। तो ये सबके सब लाइंस, एंगल वगैरह, लाइन सेगमेंट हो गई है ना, नंबर लाइन हो गई, जिसके ऊपर नंबर्स हो गए वो नंबर लाइन हो गए। ये सब लाइन से हो गए, एंगल से हो गए। लेकिन हम 9th स्टैंडर्ड का सीबीएसई जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है 6 वो हम ले रहे हैं। जो 9th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी सीबीएसई का जो चैप्टर लाइंस और एंगल्स है, उसमें इन बातों का ज्यादा से ज्यादा जिक्र नहीं है। उसमें उन्होंने एंगल्स के टाइप्स दिए, जैसे कैसे अभी आप लोगों को पता होगा, जैसे ये कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ये क्या हो गई, पैरेलल लाइन हो गई। तो इसमें क्या, सपोज दो पैरेलल लाइन को कोई भी वर्टाइसेस यानी कि एक ट्रांसवर्सल लाइन निकाली जा रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ओके, ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो इसमें देखो अभी इनके कितने एंगल हो रहे हैं, तो एक एंगल हो गया, एक दूसरा एंगल हो गया, ये तीसरा एंगल हो गया, ये चौथा, ये 5th, ये 6 है ना। ऐसे इसमें जो एंगल्स हो रहे हैं उसमें आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन निकाली है, जिसमें आपको उनके कौन से एंगल को क्या बोलते हो आपको मैं पहले बेसिक में बता देता हूँ, जिसको आपको समझ में आ जाएगा, जो आप 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो, जिसमें अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, है ना। ये सब एंगल्स आपको कभी समझ में आ गया तो लाइंस और एंगल के दिए हुए जो भी एग्जांपल है, जो मैथ है, वो आपको इजी समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको नाम दे देता हूँ। जैसे सपोज ये लाइन M और N हो गई, ये O हो गया, ये P, ये Q, ओके, ये सपोज R, ये सपोज S और ये हो गया सपोज T। ओके, अब ये सब एंगल हो गया। अभी इस एंगल को, जैसे ये वाला एंगल दिख रहा है ना, ये 1 एंगल, इसके एंगल सपोज 1 हो गया, MOP, ओके, MOP। तो आप इसमें कभी आपको बोला गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, आपको पूछा गया कौन सा करस्पॉन्डिंग है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए आपको क्या करना है, जैसे एक ध्यान में रखना है, क्या रखना है, F, जिसका डायरेक्शन सेम हो। वो अभी इसका ऊपर जा रहा है, इसका भी ऊपर जा रहा है, इधर इसका जा रहा है, इसके लिए इधर जा रहा है। अभी इसे देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका एंगल भी ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इसके लिए ये वाला और ये वाला क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। इसका मतलब MOP, समझ रहा है, MOP OSR इज ए करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए आप क्या ध्यान में रखोगे, F, जिसकी डायरेक्शन सेम हो वो क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब ये देखो, ये वाला एक करस्पॉन्डिंग हो गया। उसी तरह ये, ओके, ये ऊपर जा रहा है, तो वैसे ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग, ये सपोज आपका 5 हुआ, तो ये भी क्या रहेगा 5, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके,
ये आपको समझ में आ गया। जैसे अभी ये वाला देखो, ये इधर डायरेक्शन जा रहा है, इसका भी इधर जा रहा है, ये इसका इधर जा रहा है तो इसका भी इधर जा रहा है। सपोज ये कभी 9 रहा तो ये भी क्या रहेगा 9 रहेगा, यानी कि सेम ऐसा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। वैसे ये वाला इधर जा रहा है तो ये भी वाला नीचे ऐसा, तो ये सपोज 5 था, ये भी क्या रहेगा 5 रहेगा। ओके, तो इसमें आपको पहले समझ में आ गया कि कौन से भी दो लाइन का एक ट्रांसवर्सल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोला जाता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जिसकी डायरेक्शन सेम है उसे हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। समझ में आ रहा ही होगा आपको। ओके, नहीं समझ में आ रहा तो आप एंडिंग तक देखते रहिए, आपको जरूर ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और ये मैं बेसिक ले रहा हूँ जिससे आपने 6-7 स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करने के लिए अब मैं ये बेसिक ले रहा हूँ। और उसके बाद में हम डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करने के बाद में आपको ये सब बातों का वापस जिक्र होने वाली है, इसके लिए इसे ध्यान से देखिए, आपको आता होगा, फिर भी एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, क्योंकि इन बातों की हमें लाइंस और एंगल के चैप्टर में हमें आवश्यकता गिरने वाली है। ओके, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। उसके बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकेंड, करस्पॉन्डिंग आपने पढ़ लिया, जिसमें जैसे ए, जहाँ पे ए फॉर्म तैयार होता है, ओके, वो क्या हो गया करस्पॉन्डिंग, ये वाला ये वाला ये वाला, ओके, ऐसा, तो क्या हो गया करस्पॉन्डिंग। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर के एंगल। जैसे मैंने आपको सिर्फ इंटीरियर एंगल बोला तो कौन सा आएगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, कि ये जो अंदर की जो एंगल है ये सब क्या हो गए इंटीरियर एंगल। सपोज ये P Q R S, ये जो एंगल है ये क्या हो गए इंटीरियर एंगल हो गए। आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूछा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जहाँ पे Z होता है वो आपका इंटीरियर एंगल होता है, यानी कि ये कभी आपका P होगा तो इधर भी क्या होगा P होगा, यानी कि ये कभी 30 डिग्री आता है तो ये भी 35 डिग्री आएगा, यानी कि सेम, इसे अल्टरनेट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा तैयार हो रहा है, देखो जैसे ये वाली फिगर में जेड कहाँ पे तैयार हो रहा है, देखो ये वाला, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया इंटीरियर। अभी सपोज कभी ये 9 डिग्री होगा तो ये भी 9 डिग्री में, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ अल्टरनेट। उसी तरह कभी हम इसे लेते हैं, इससे ऐसा ऐसा, सपोज ये एंगल कभी P होगा तो ये भी क्या रहेगा P होगा। इसमें आपको समझ में आ गया कि सेकंड क्या, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि क्या Z, जहाँ पे Z फॉर्म होता है उसका एंगल इंटीरियर एंगल सेम होता है, यानी कि ये कभी 90 रहा, सॉरी ये कभी 30 रहा, ये सेम एंगल रहेगा। तो आपको सेकंड भी समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गया। अभी अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, क्या अपोजिट है एक्सटीरियर एंगल, समझ में, थर्ड बोलते एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर अपोजिट एंगल या एक्सटीरियर एंगल यानी कि अपोजिट या बाहर के, जिसके अभी जहाँ पे भी आपको बी के अपोजिट दिखते हैं क्रॉस में, तो वो क्या होता है अपोजिट होता है, यानी कि देखो ये वाला और ये वाला सेम होगा। जैसे अभी एक्सटीरियर एंगल देखो, ये वाला क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर यानी कि बाहर, इंटीरियर यानी कि अंदर का। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा यहाँ पे, ये वाला एक्सटीरियर हो गया, ये भी एक्सटीरियर हो गया, ये नहीं आने वाला, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, यानी कि 4 एंगल क्या हो गया, 4 एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गए। जैसे ये वाले लिए, ओके, ये वाला एक एंगल हो गया, ये भी एक बाहर हो गया, ये अंदर हो गया, ये भी अंदर हो गया, इसके लिए क्या हो गया इंटीरियर एंगल। ये वाला क्या हो गया बाहर हो गया, ये थर्ड एंगल हो गया 4 एंगल। जो एंगल बाहर निकलते हुए हम उसे क्या बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल या बाहर का एंगल। उसी तरह इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल के बाद में सपोज 4 इंटीरियर एंगल, इंटीरियर है ना, इंटीरियर एंगल यानी कि क्या अंदर के। अब ये बाहर का हो गया, अंदर का सपोज ये है ना, ये सपोज 6 है ना, ये एंगल 7, ये एंगल 8, ये 9, ये जो एंगल है वो क्या हो गए अंदर के एंगल हो गए, इसके लिए हम उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ओके, उसे जैसे अपोजिट, जैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कभी बोला
तो इसमें आपको समझ में आएगा। देखो एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ओके, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसा होगा, ओके। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल आपको समझ में आ गया, तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोला तो इसका ऑपोजिट, यानी कि ये वाला और ये वाला, ओके, ये वाला और ये वाला। इसका मतलब ये कभी 70 डिग्री होगा तो ये वाला भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ये वाला कभी सपोज 2 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 2 डिग्री होगा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है। उसके बाद में इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ये समझ में आ गया, इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर के जो एंगल होंगे वो। और उसके बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि क्या हो गया, जेड हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में जो हमने लीनियर पेयर आपको पता होगा, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट द सम ऑफ द इक्वल एंगल ऐसा होता है, ओके। वो जो सब एंगल्स होते हैं उन एंगलों का इस एंगल में भी उपयोग होने वाला है, जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ओके। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये आपको मैंने इजी बेसिक की सिर्फ आपको ट्रिक देने के लिए, कि आपको समझने के लिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, यानी कि बेसिक लिया है। हम डायरेक्टली जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें आने वाली दिक्कत को मैं अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको और इजी वो समझ में आएगा, ओके। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेकर देखते हैं, है ना। उस तरह ही आपको बेसिक समझ में आ गया, है ना। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये सब के सब आपको पता चल गया, ओके। उसी तरह आपका लीनियर पेयर आपको पता हो गया कि सपोज ये कौन सा भी लाइन का जो एंगल, ये सपोज x हो गया, ये वाला y हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये दोनों के एडिशन क्या तो स्ट्रेट लाइन होता है, इसके लिए 180 डिग्री ऐसा। तो ये सब लीनियर पेयर एंगल्स वगैरह होते हैं, ओके। तो ये सब एंगल्स हम क्या करेंगे, जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जब मैं आप उसको बेसिक में आपको दिखाऊंगा ही, ये सिर्फ आपको हिंट देने के लिए मैंने ये दिखाया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वो कौन सा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप लोगों को ऐसा दिया है, जिसमें इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि ये वाली फिगर दी है, लाइन ए बी एंड सी डी इज इंटरसेक्टिंग। ए बी को सी डी क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग कर रहा है एट ओ पॉइंट, यानी कि ओ पॉइंट में क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इफ द एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, यानी कि बी BOE, इसकी इनकी दोनों की एडिशन कितनी बोल रही हो, 70 बोल रहा है। एंड BOD इज 40, BOD 40, ये BOD कितना है, 40 है, ओके। BOD कितना है, 40 है। फाइन, उसमें आपको क्या पूछा है, BOE, BOE आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क किया है, कितना है वो आपको पूछा है, ओके। उसके बाद में COE, COE वो आपको रिफ्लेक्स में पूछा है, किसमें पूछा है, रिफ्लेक्स में पूछा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने ऐसा दिया है, एक लाइन ए और बी इंटरसेक्टिंग सी और डी से इंटरसेक्ट कर रहा है, उसमें उन्होंने एक जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर, यानी कि ओ ए से इंटरसेक्ट कर रहा है। उनकी इस तरह उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसे किस तरह सॉल्व करना हो आपको देखना है। तो देखो क्या करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, ओके। सॉल्व करते हैं, आप इधर ध्यान दो, हमारे पास बोल्ट छोटा है, इसके लिए मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करूंगा, तो आप भी कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ओके। तो ये देखो, हमें पहले में क्या करना है कि लेट, है ना, लेट। अब ये हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिगर को हमको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है, क्योंकि ये सब ज्योमेट्री पार्ट है, और ज्योमेट्री में क्या रहता है, फिगर ही। आपको कभी फिगर अच्छे से समझ में आ गया तो फिगर ही आपका आंसर रहता है। इसका मतलब क्वेश्चन आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लो, उसे रीड कर लो, और उसके बाद में फिगर को अंडरस्टैंडिंग करो, और फिगर को डिसाइड करो कि हम किसी से सॉल्व करेंगे। ये आपको कभी समझ में आ गया तो फिगर ही ज्योमेट्री में उसका क्या रहता है, आंसर रहता है। यानी कि फिगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया तो आप उसे आंसर लिख सकते हो, ओके। तो हमें क्या करना है, जो गिवन दिया है वो देखो ऐसा दिया है, जैसे AOC और BOE क्या रहता है, 70 है, जैसे AOC, ओके, और BEBO क्या है, ये दोनों के एडिशन कितना है, 170 है। लेकिन ये मुझे ये फिगर जो दिख रही है वो क्या दिख रहा है, लीनियर पेयर में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, लीनियर पेयर में दिख रहा है। लेकिन लीनियर पेयर की हमारी कंडीशन हमें पता है कि क्या रहता है, सम ऑफ द ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर होता है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एंगल AOC, एंगल AOC, 90 डिग्री
प्लस देखो यहाँ पे बोल दिया AOC प्लस BOE और यहाँ पे भी आ रहा है BOE भी आ रहा है, इसके लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ एंगल उसके बाद में ये हो गया, फिर उसके बाद में सेकेंड एंगल लिखता हूँ जैसे COE प्लस E एंगल EOB इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें समझो हमने क्या किया, सबकी एडिशन कर लिया और कितना है 180, इसको रीजन दे दिए लीनियर पेयर इक्वेशन। लीनियर पेयर इक्वेशन में क्या आ रहा है कि सम ऑफ द ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 आना चाहिए। लेकिन अभी इसमें देखो है ना, हेंस या वी गेट इसमें क्या करना है, AOC और BOC हमको तो पहले ही दिया है, क्यों क्या रहेगा 70 रहेगा, इसलिए मैं लिख लेता हूँ एंगल AOC प्लस एंगल EOB है ना, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इनकी वैल्यू डालो, दोनों की वैल्यू कितनी है तो 70, यानी हमें ऑलरेडी दिया है 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू किसकी निकल रही है CO की, इसलिए एंगल इज इक्वल टू एंगल COE समझ में आ रहा है क्या कर रहा है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, पहले लीनियर पेयर की कंडीशन लेकर हमने ये तीनों एंगल दिख रहे हैं उनकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ओके, जिसमें हमने ऑलरेडी ये वैल्यू दी, इसके लिए मैं वो वैल्यू डाली, इसके बाद में इज इक्वल टू ये 180, ये प्लस इधर आते हो क्या हो जाएगा -70। इसका मतलब एंगल COT 70 यानी कि कितना मिला 110 डिग्री मिला, 110 डिग्री मिला। तो यानी कि COE हमें क्या मिला 110, लेकिन उन्होंने हमें ओनली COE पूछा नहीं है, तो हमको क्या पूछा उन्होंने रिफ्लेक्स पूछा है। क्या पूछा हमें, रिफ्लेक्स एंगल में पूछा है, इसके लिए हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल लेना चाहिए। और रिफ्लेक्स एंगल आपको पता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 360 होता है। इसके लिए अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ किसका ले रहे हैं हम, एंगल सपोज एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल ले रहे हैं, इसके लिए कितना होगा 360 हो जाएगा। ओके, और उसमें से हम ये एंगल माइनस करेंगे 110 यानी कि कितना बचा 250 डिग्री। ओके, 250, इसका मतलब हमें एंगल COE रिफ्लेक्स एंगल कितना मिला तो 250 डिग्री हमें ये रिफ्लेक्स एंगल मिला। इसका मतलब हमें ये आंसर एक मिल गया, जिसमें हमें रिफ्लेक्स एंगल COE हमें जो पूछा तो हमें मिल गया। समझ में आया, लीनियर पेयर कंडीशन यूज कर हमें ये वैल्यू निकाले 110। उसके बाद में उन्होंने हमें रिफ्लेक्स पूछा, इसके लिए हमें रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है 360 डिग्री होता है, इसलिए उसमें हम लिखा और 250 हमें मिल गया, ये हमें रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। लेकिन उन्होंने हमें क्या पूछा है, यहाँ पे हमें उन्होंने BOE भी पूछा है, हमें क्या पूछा है BOE भी पूछा है, इसलिए कि ये कंडीशन में उनकी दोनों की एडिशन इसमें होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आपको पता चल गया कि जैसे BOE क्या है, BOE और AOC कितना आता है 70 है। इसका मतलब हमें परफेक्ट AOC भी नहीं पता है और BOE भी हमें परफेक्ट पता नहीं है, लेकिन दोनों की एडिशन करेंगे तो कितने आएंगे 70 आना है, हमको पता है। लेकिन अभी हमें क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल में देखो, रिफ्लेक्स एंगल में हमें क्या मिला, सपोज COE हमें कितना मिल गया था 110 मिला था। ओके, 110 मिला था, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल में 250 ये हमें मिल गया। ओके, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, हमें उन्होंने ये देखो BOD हमें क्या दिया है 40 डिग्री दिया है, BOD हमें कितना दिया है 40 डिग्री, क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट। ओके, ऐसे लिख सकते हो एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, और ये हमारा क्या है गिवन है, ये हमें उन्होंने दिया है, गिवन दिया है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपोजिट एक्सट्रा एंगल में लिख सकता हूँ। ओके, इसका अपोजिट, ये इसका सपोज अपोजिट वर्टिकल अगर एंगल कभी हो गया तो क्या हो गया 40, तो इसके लिए भी 40, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल इनका अपोजिट COA, यानी कि क्या हो गया एंगल COA, ये सब सेम है और दोनों की वैल्यू कितनी है
40 है, इसलिए क्या कि मेरा हमें 40 मिल गया। इसके लिए AOC या COC का इसका मतलब हमें 40 मिल गया है, 40 और ये हमें पता नहीं हो 70। इसके लिए मैं सेकंड कंडीशन ऐसा ले सकता हूं, जैसा कि ये वाला देखो, ये वाला हमें गिवन दिया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना है 70 और हमें AOC तो हमें पता है, AOC हमें कितना मिला है तो 40 मिला है। इसके लिए वैल्यू हमने डाल दिया 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ओके, ये समझ में आ गया, थोड़ा इरेज करता हूं। ओके, किसकी वैल्यू निकालनी है तो एंगल BOE की वैल्यू हमें निकालनी है और ये कितना दिया है 70 दिया है, इसलिए 70 ये प्लस इधर जाते हुए क्या हो जाएगा -40। कितना हो गया -40। इसका मतलब एंगल BOE 70 -40 30 डिग्री और हमें उन्होंने BOE भी पूछा है, BOE भी, इसका मतलब हमें दोनों एंगल मिल गया। कितना इजी क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया था कि हमें ये पूछा था, हमने ये भी निकाल लिया और ये रिप्लेस पूछा था, ये भी मिल गया। इसका मतलब हमें एंगल BOE क्या मिला 30 मिला और रिफ्लेक्स एंगल COE क्या मिला हमें तो 250 मिला। ओके, समझ में आया। हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एग्जांपल से हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और उस तरह फिर हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो और रिटर्न करिए, जिसमें मैंने क्या किया एकदम इजी लिनियर पेयर इक्वेशन यूज किया और उस तरह से सॉल्व किया। नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना। हो सकता है कि यहाँ पे कैसा बड़ा बोर्ड न होने की वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा लेंदी लगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा रहता तो और अच्छे से समझ में आ जाता। ओके, है ना। धन्यवाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और